हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट की हुई है। ये इसका लास्ट पार्ट है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये सेंट्रल बैंक के चार फंक्शंस में से एक है। इससे पहले वीडियोज में हम करेंसी ऑथोरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजर, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस उसमें हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई करता है, करेंसी इशू करता है, और कंट्रोल भी मनी सप्लाई को कौन करता है, आरबीआई ही करता है। और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर कर, यानी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, उनको यूज कर कर आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, मनी सप्लाई को और क्रेडिट को। The Reserve Bank of India (RBI) is empowered to regulate the money supply in the economy through the monetary policy. Clear? And it is the policy adopted by the central bank of an economy in the direction of credit control or money supply. ये भी क्लियर हो गया। एज आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, एकाधिकार किसको प्राप्त है, आरबीआई को। तो करेंसी इशू कौन करता है, आरबीआई करती है। इट कैन कंट्रोल क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये क्रेडिट भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है किसको, मनी सप्लाई को। फॉर दिस आरबीआई मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इस चीज के लिए वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, आरबीआई को करेंसी इशू करने का हमें मोनोपोली मनी एकाधिकार प्राप्त है, यानी एक आरबीआई है जो करेंसी को इशू कर सकती है। और मनी कंट्रोल करना किसका काम हो गया, मनी कंट्रोल करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना और क्रेडिट कंट्रोल करना, ये किसका काम है, आरबीआई का ही है। और आरबीआई इसको कैसे करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। वो कौन कौन से है, इसको डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट है आपका रेपो रेट। Repo rate is the rate at which the central bank of a country, RBI, in case of India, lends money to the commercial bank to meet their short-term needs. यानी आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक की शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो लोन दिया जाता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। किसके द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसको दिया जाता है, कमर्शियल बैंक को। तो और नीड कैसी होती है उसकी, शॉर्ट टर्म नीड्स, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाना, वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट। ठीक है। द सेंट्रल बैंक एडवांस लोन अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो ऐसे ही नहीं दे देगा, जरूर थोड़ा ना वो लौटाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसके बदले में क्या रखते हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटी एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बदले में, उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, लोन देता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। कौन देता है, आरबीआई। जो शॉर्ट टर्म नीड के लिए दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा रेपो रेट। जो हमारा लोन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कमर्शियल बैंक को, किसके द्वारा दिया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैसे रेपो रेट को किस तरह से यूज करके आरबीआई मनी को कंट्रोल करती है। सपोज आरबीआई हाई रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, उससे हाई 10% पर उसने किसको दिया, कमर्शियल बैंक को। ये आरबीआई हुआ और ये कमर्शियल बैंक हुआ। तो 10% पे दिया, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने पर देगा, 15 पे, 15% पे। तो जैसे जैसे ये रेट बढ़ता जाएगा, तो कमर्शियल बैंक पे जितना ज्यादा बढ़ेगा, पब्लिक पे उतना ज्यादा बढ़ेगा। और पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने पर, रेपो रेट होने के कारण, उसको नहीं लेना चाहिए, डिक्रीज हो जाएगा, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। या मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगा वो, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा। और मनी सप्लाई यदि उसको इंक्रीज करनी है तो आरबीआई क्या करता है, उसका रेट कम कर देता है। सपोज वो 5% पर किसको दिया, कमर्शियल बैंक को, कितने पर, 5% पर। ज्यादा ज्यादा 7% वो पब्लिक पे दे देगा। तो यदि 7% ज्यादा हुए या 15%, तो 7% पे पब्लिक लेना जाएगी, 15% पे नहीं। यदि रेपो रेट कम हो जाता है तो क्या करता है, पब्लिक लोन लेना चाहती है। पब्लिक लोन लेना चाहेगी तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाएगा, कंपेयर टू यदि आरबीआई उसका रेपो रेट बढ़ा देती है। क्लियर, इसको
एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे इंक्रीज इन रेपो रेट, यदि रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो क्या करते हैं, यदि इंक्रीज हो गया रेपो रेट तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कमर्शियल बैंक वो भी इंक्रीज होगी। मैंने जैसे बताया कि 10% पर यदि आरबीआई 10% पर दे रहा है तो क्या होगी, 10% की बोरोइंग बोरोइंग पर 10% लगना, यानी वो इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इंक्रीज हुआ लैंडिंग रेट बाय द कमर्शियल बैंक तो क्या हुआ, उसी उससे ज्यादा रेट पर उसने पब्लिक को दिया, 15 पर दे दिया। 15% का जब इंटरेस्ट लगेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी, तो वो क्या करता है, डिस्करेज करता है किसको, बोरोइंग फ्रॉम टेकिंग लोन्स, लोन लेने के लिए वो डिस्करेज करता है। मीन लोन जब बढ़ जाएगा, यानी रेपो रेट जब बढ़ जाएगा तो क्या, नहीं रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक पे भी लोन बढ़ा देगी, रेपो रेट उसका मतलब उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वो पब्लिक क्या होगी, डिस्करेज होगी किससे, बोरोइंग फ्रॉम टेकिंग लोन्स, लोन कम लिया जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा क्या, क्रेडिट क्रिएटिव पावर। यानी जब बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आया, जिस रेट पर आया उससे ज्यादा रेट पर जब उसने दिया पब्लिक को, जब पब्लिक पैसा ही नहीं लेगी तो क्रेडिट क्रिएशन होगी ही कहाँ से, उसकी पावर भी कम हो गई। 15% तो उसने किसको दे दिया, आरबीआई को ही दे दिया है, तो क्या बचा, क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो गई। जब क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाएगी तो रिड्यूस हो जाएगी क्या, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्लियर हुआ। रेपो रेट जैसे इंक्रीज सबसे पहले रेपो रेट इंक्रीज हुआ, फिर लैंडिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेपो रेट किसके लिए है, ये कमर्शियल बैंक के लिए, और कमर्शियल बैंक ने फिर लैंडिंग रेट बढ़ाया। जब लैंडिंग रेट बढ़ गया तो जनता ने पैसा लेना मना कर दिया, कम कर दिया, जिसको बहुत ज्यादा नीड होगी वो ही लेगा। जब जनता पैसा ही कम लेगी तो क्रेडिट क्रिएशन पावर भी, क्रेडिट क्रिएशन पावर कम होगी, क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो रही तो मनी सप्लाई भी कम होगी इकोनॉमी में। क्लियर। इसी तरह से अब देखते हैं डिक्रीज इन रेपो रेट। सबसे पहले डिक्रीज हुआ, क्या हुआ डिक्रीज, रेपो रेट कम किया किसने, आरबीआई ने, किसको देने के लिए लोन, कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल जब ये रेपो रेट कम हो गया, डिक्रीज लैंडिंग रेट बाय द कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक ने भी कम कर दिया। सपोज यहाँ पर 5% था तो यहाँ पे उसने 7% कर दिया। तो जब ये पैसा कम रेट पर पब्लिक के पास जाएगा तो वो पब्लिक को एनकरेज करेगी, तो बोरोइंग्स बढ़ेगी, यानी जनता लोन ज्यादा लेना चाहेगी, जैसे जैसे लेगी तो इंक्रीज होगी क्रेडिट क्रिएशन। जब जनता ज्यादा लेगी तो क्रेडिट क्रिएशन, जितना ज्यादा जनता पैसा लेगी उतनी ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, और उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। बोरोइंग बढ़ी, क्रेडिट क्रिएशन पावर बढ़ी, और मनी सप्लाई बढ़ी। यानी सीधी सीधी सी बात है, यदि ये इंक्रीज होता है, रेपो रेट इंक्रीज होता है तो ये सब चीज डिक्रीज हो जाती है, और रेपो रेट डिक्रीज होता है तो ये सब चीज इंक्रीज हो जाती है। ये डिक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, और ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। क्लियर है पॉइंट। सेकंड पार्ट है हमारा बैंक रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट में एक ही डिफरेंस है, क्या है, शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म नीड्स। बैंक रेट हमारा किसका है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, और रेपो रेट किसके लिए है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, lends money to the commercial bank to meet their long term needs। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है, सो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जो लोन देता है वो कहलाता है आपका बैंक रेट, जिस रेट पर देता है। क्लियर। आरबीआई uses bank rate to control credit and it has the same effect as that of repo rate। वही इफेक्ट होता है। मीन यदि मनी कंट्रोल करनी है तो वो क्या करेगा, मतलब इकोनॉमी में सप्लाई कम करनी है, या कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कम करना है तो वो क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। ठीक है। और यदि ज्यादा करना है तो वो बैंक रेट कम कर देगा। क्लियर। बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, इंक्रीज कर देगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, which lead to the increase in lending rate by commercial bank। It discourage the borrowing from taking loans, which reduce the ability of the commercial bank to create credit। सबसे पहले क्या हुआ, बैंक यदि उसको कंट्रोल करना है, सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन कम करना है,
कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कम करना है, इकोनॉमी में सप्लाई कम करनी है, तो वो बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ये आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, ठीक है। कमर्शियल बैंक यदि यही वही है 10% से 10% से 15% पे देगा, 10% पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रही है, तो कमर्शियल बैंक जनता को तो 15% पे ही देगा। तो ये बढ़ जाता है, तो लैंडिंग कम हो जाती है। जैसे जैसे रेट बढ़ते हैं तो लैंडिंग कम होगी, और लैंडिंग कम होगी तो क्रिएशन भी कम होगी, और इकोनॉमी में पैसा भी कम जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं। ये अब एज ए इंक्रीज इन द बैंक रेट, बैंक रेट के हिसाब से देखेंगे, बैंक रेट के। तो इंक्रीज इन बैंक रेट बाय आरबीआई, आरबीआई ने इंक्रीज किया बैंक रेट, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कमर्शियल बैंक ये इंक्रीज हुई, यानी जिस रेट पर उसने दिया आरबीआई ने उसको इंक्रीज कर दिया। तो उसके साथ साथ इंक्रीज हुआ लैंडिंग रेट बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जब जनता को देगी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब कमर्शियल बैंक को ही आरबीआई से हाई रेट पर, हाई बैंक रेट पर मिलेगा, तो वो भी तो जनता को उससे ज्यादा रेट पर देगा, क्यों, प्रॉफिट मोटिव से ही तो वर्क करती है हमारी कमर्शियल बैंक। उसके बाद यदि वो हाई रेट पर देता है, कमर्शियल बैंक जनता को हाई रेट करके देता है, तो वो डिस्करेज करता है जनता को। तो बोरोइंग फ्रॉम टेकिंग लोन्स वो क्या करती है, डिस्करेज करती है। और रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन पावर, जब वो ही नहीं जाएगी, जनता के पास पैसा ही नहीं जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से करेगा, बैंक, तो वो भी पावर कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वो भी डिक्रीज हो जाती है। यानी ये इंक्रीज होता है क्या, बैंक रेट इंक्रीज किया सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक ने लैंडिंग करी है, वो भी इंक्रीज हुआ। ये दोनों चीज इंक्रीज हुई तो ये सब क्या होगी, हमारी डिक्रीज होंगी। डिस्करेज करेगा बोरोवर्स को बोरोइंग करने के लिए, रिड्यूस होगी क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि जब बोरोवर्स बोरो ही नहीं करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से हो जाएगा। और जब क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो जाएगी, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका बैंक रेट। यदि बैंक रेट डिक्रीज किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी जिस रेट पर आरबीआई ने उसको कमर्शियल बैंक को दिया है वो डिक्रीज किया गया। जब वो डिक्रीज हुआ तो हमारा कमर्शियल बैंक जब जनता को देगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एनकरेज करेगा, एनकरेज किसको करेगा, बोरोवर्स को, टू टेक लोन्स, कि आप लोन ले। जब ये लोन की जब बैंक रेट कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनता लोन लेना चाहेगी। इंक्रीज क्या हुई, क्रेडिट क्रिएशन पावर हो गई, क्यों, जब जनता लोन लेगी, लोन लेने पे ही तो पावर बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा लोन लिया जाएगा जनता के द्वारा कमर्शियल बैंक से उतनी ज्यादा तो क्रिएशन करेगा, और इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है। रेपो रेट में तो क्या करती थी सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन देती थी। इसमें क्या करती है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करती है किसी पर्टिकुलर रेट पर। दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट, ये एग्जैक्ट अपोजिट है किसका, रेपो रेट का। रिजर्व रेपो रेट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट। इसमें क्या करती है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर सकती है देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया। यानी सेंट्रल बैंक में अपना कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसा डिपॉजिट करते हैं, जितना भी उसके पास सरप्लस होता है फंड, जो वो रेट होता है वो कहलाता है रिजर्व रेपो रेट। व्हेन रिजर्व रेपो रेट इज रेट, सिंपल सी बात है, यदि रेपो रेट जमा करने पर हम कमर्शियल बैंक को रेट ज्यादा मिलता है, तो वो क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी रेपो रेट, ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना चाहेगी, जब उसे पता चलेगा कि इसके बदले में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि रेपो रिजर्व रेपो रेट कम करती है कौन, सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक पैसा कम डिपॉजिट करना चाहेगा। When the reserve repo rate is rate, it encourages the commercial bank. ये encourage करता है कमर्शियल बैंक को to deposit their funds with the central bank. डिपॉजिट करने के लिए encourage करेगा जब रेपो रेट इंक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, lowering repo rate has the opposite effect. अपोजिट इफेक्ट से मतलब वो डिस्करेज करेगा which rate demand for the borrowings for the commercial bank. ठीक है।
ये सिचुएशन बनी कब थी, सबसे ज्यादा हुआ कब था, कोविड के टाइम पर, क्योंकि जनता ने ज्यादा पैसा यूज नहीं किया, बिजनेस में यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम में। ड्यूरिंग द कोविड 2019 कमर्शियल बैंक वाज फ्लडेड विद डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक में बहुत सारा पैसा आ गया था फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक बिजनेस नहीं कर पा रही थी, कहीं आ जा नहीं पा रही थी, तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पाया गया, कमर्शियल बैंक में, तो उसको डिपॉजिट किया है। एंड देयर वर वेरी लेस बोरोइंग, और बोरोइंग्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी लोगों को। As a result, commercial banks were parking their surplus fund with the RBI and getting interest in the form of reserve repo rate। यानी उसने अपना पैसा जमा किया और उसके बदले में इंटरेस्ट लिया। नोट देख लेते हैं इसको। रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रेपो रेट से मतलब क्या हुआ, जिस पर कमर्शियल बैंक लोन ले रही है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक लोन ले रही है शॉर्ट टर्म के लिए। और रिजर्व रेपो रेट क्या हुआ, जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा कर रही है। However, they are treated in the same way in the controlling the lending capacity of commercial bank. टू कंट्रोल क्रेडिट, ये भी मतलब जो हमारा रिजर्व रेपो रेट है, ये भी हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के रूप में यूज होता है। देखो रिजर्व रेपो रेट वर्क कैसे करेगा। रिजर्व रेपो रेट में बैंक क्या करेगी, आरबीआई को यदि मनी कंट्रोल करना है या क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करना है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक, उसको कंट्रोल करना है। मीन क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहे, तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है, रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। जैसे ही रिजर्व रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना पैसा उसमें डिपॉजिट करेगी, और उसके पास पैसा ही कम रहेगा, तो वो जनता के पास कम जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं होगा। उसी तरह से, और यदि उसे क्या करना है, आरबीआई को रिजर्व रेपो रेट कम किस सिचुएशन में करना है, जब उसे क्रेडिट क्रिएशन कराना होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक बोथ आर इंक्रीज while both are reduced to enhance credit creation power of commercial bank। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होती है, बैंक आरबीआई क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को परचेज और सेल करती है। यानी यदि उसे सेल करेगी आरबीआई, उसको सेल करती है, किसको, सेंट्रल, या तो आरबीआई किसको सेल करेगी, या तो कमर्शियल बैंक को करेगी या पब्लिक को करेगी, डायरेक्टली पब्लिक को भी कर सकती है इसमें। तो क्या करेगी, यदि सेल करती है, सेल करने पर पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। तो यदि उसे मनी कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब इकोनॉमी में पैसा कम करना है, तो सेल करेगी वो। ठीक है, क्योंकि सेल करने पर पैसा उसके पास आ जाएगा। और यदि उसे इकोनॉमी में पैसा डालना है तो वो उसको क्या करेगी, बाय करेगी। सेल करने पर उस पर पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा कम होगा। और परचेज करने पर उसके पास से पैसा जाएगा और इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज होगा। कमर्शियल बैंक के पास भी इंक्रीज होगा क्रेडिट क्रिएशन के लिए, और मनी उस पे जनता के पास इकोनॉमी में भी पैसा ज्यादा होगा। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द बाई और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या की जाती है, बाई की जाती है, सेलिंग की जाती है इसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, किसके द्वारा, बाय द सेंट्रल बैंक, फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। यानी पब्लिक के लिए और कमर्शियल बैंक के लिए, पब्लिक और कमर्शियल बैंक से या उसके द्वारा। RBI is authorized to sell or purchase treasury bill and the government security. It does not matter whether the security are bought or sold to public or bank। ये पब्लिक को दे रही है या बैंक को दे रही है, इससे कोई इश्यू नहीं होता। Because ultimately the amount will be deposited in or transfer from some bank। क्योंकि ये अमाउंट किसके पास ट्रांसफर करता है, वो बैंक के पास करता है। क्लियर। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी क्या हुआ, यदि सेंट्रल बैंक सेल करता है किसकी, सिक्योरिटी की, तो ये कमर्शियल बैंक के रिजर्व को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। एंड इट एडवर्सली अफेक्ट द बैंक एबिलिटी। यदि उसके पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही कम होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कहाँ से करेगा, वो भी कम करेगा। तो एबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड देयरफॉर डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और जब मनी क्रिएशन कम होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई भी क्या होगी, इकोनॉमी में कम होगी। क्लियर है। मीन क्या हुआ, सेंट्रल बैंक के द्वारा सिक्योरिटी को सेल करने पर
जो रिड्यूस हो जाता है, क्या रिड्यूस होता है, कमर्शियल बैंक का रिजर्व रिड्यूस होगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा, क्रेडिट क्रिएशन कम करेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी। इसके अपोजिट, यदि वो परचेज करता है, परचेज ऑफ द सिक्योरिटी किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये इंक्रीज करती है। सेल करने पर तो हमारी जो कमर्शियल बैंक की जो रिजर्व थे वो क्या होते थे, रिड्यूस होते थे। लेकिन परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा परचेज करने पर सिक्योरिटी जो रिजर्व होते हैं किसके, कमर्शियल बैंक के, वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ये बैंक की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, किस चीज की, क्रेडिट क्रिएशन की। और इसके द्वारा क्या होता है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है। किसके साथ साथ, परचेज ऑफ सिक्योरिटी के साथ। और सेल ऑफ सिक्योरिटी के साथ क्या होता है, ये डिक्रीज होती है। क्या, कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व होता है वो भी डिक्रीज होता है, मनी क्रिएशन होता है वो भी डिक्रीज होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है वो भी डिक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक को, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मीन क्या हुआ, लीगल रिजर्व रेशो। इन दोनों को जो यदि हम सम करते हैं तो ये बन जाता है हमारा CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR। मीन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट किसका पार्ट है, कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। यदि हम इसको सम अप कर देते हैं, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो से यहाँ क्या समझते हैं, मीन क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास कुछ पैसा अपना डिपॉजिट किया। सपोज उसका इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपी है, उसने क्या किया, LRR कितना हुआ हमारा, 20%। 20% में से 10%, 20% LRR, 20% का मतलब क्या हो गया, इसमें से कुछ तो हमारा CRR है और कुछ परसेंट CRR है और कुछ हमारा SLR है। CRR वो पार्ट हुआ जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास जमा किया, ठीक है। और SLR जो लिक्विडिटी के रूप में कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा, कुछ परसेंट। तो ये डिसाइड कौन करता है, इसका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। यानी वही बात आती है, यदि इकोनॉमी में उसको पैसा जमा ज्यादा मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा रखना है तो वो LRR को कम कर देता है, और यदि इकोनॉमी में पैसा कम रखना है तो वो LRR को इंक्रीज कर देता है। क्लियर। देखिए, अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज टू मेंटेन रिजर्व। किसके लिए होता है ये, रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। इट इज वेरी क्विक, सबसे क्विक यही है, वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग। सब काम किस लिए कर रहा है ये, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिससे कि कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कम कर सके, कंट्रोल कर सके। यदि उसे क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कंट्रोल करना है तो वो LRR इंक्रीज कर देगा। किसको, यदि उसको कम करना है, और यदि इंक्रीज करना है तो वो LRR क्या करेगा, अपना डिक्रीज कर देगा। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑफ टू अकाउंट। सबसे पहले आपका क्या आ गया, CRR, कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज of net demand and time liability to be kept by the commercial bank with the central bank। यानी जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। A charge of CRR affect the ability of commercial bank to create the credit। जो चार्ज लगता है CRR का, तो ये किसको, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट करता है। मीन क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन CRR। यदि CRR इंक्रीज हो जाता है तो CRR के इंक्रीज होने पर क्रेडिट क्रिएशन की पावर कम हो जाएगी। रिड्यूस द एक्सिस रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड लिमिट देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर, और उसकी जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। और यदि इसको बढ़ाना हुआ उसको तो वो क्या करेगा, LRR को, CRR को कम कर देगा। अब SLR क्या है, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। इसको वो रखता है अपने पास, कौन, कमर्शियल बैंक। SLR is maintained in form of designed liquid asset। सिंपल सा इसको रख सकते हैं आप,
ये जो लिक्विडिटी के फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है अपने पास। क्लियर? Reserve Bank can influence the credit creation power of the bank by making change in the CRR and SLR. वही चीज आता है, यदि इस चीज को बढ़ा देगा तो वो कम कर देंगे, इसको क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और यदि गवर्नमेंट को, ये मीन आरबीआई को, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कराना है कमर्शियल बैंक से, या मनी सप्लाई ज्यादा करनी है इकोनॉमी, तो ये क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा और उससे ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर? अब आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट से मतलब इससे कैसे वो मनी, इस मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा जो सेंट्रल बैंक है कैसे मनी क्रिएशन करता है, मनी क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है? मार्जिन इज डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन। मार्जिन क्या होता है? जो लोन लिया गया है और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोले जाएंगे? मार्जिन बोले जाएगा। सपोज हमने 100 रुपए की सिक्योरिटी रखी, ठीक है, ये क्या होगी हमारी सिक्योरिटी, और उस पे हमें लोन मिला 60 का, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी 40 हो गया, 40% हमारा मार्जिन हो गया। वही यदि मार्जिन ज्यादा रखती है, मार्जिन कब ज्यादा रखेगी? उसे जब मनी कंट्रोल करना होगा, इकोनॉमी में पैसा कम भेजना होगा, तो जब ज्यादा मार्जिन होगा, उसको सिक्योरिटी तो 100 रुपए की रख रहा है, लेकिन उन्हें मिल रहा है 50 रुपए या 60 रुपए, यानी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, उसको पैसा उसके बदले में आधा भी आधा मिल रहा है। तो क्या होगा? तो लोग बाग पैसा उधार कम लेना चाहेंगे। जब बैंक और पब्लिक पैसा कम लेना चाहेगी तो मनी क्रिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से यदि गवर्नमेंट को, आरबीआई को ये मार्जिन कम कर देती है, कब? जब उसे मनी कंट्रोल, मतलब मनी क्रिएशन को ज्यादा करना होता है, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पहुंचाना होता है। ठीक है? ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन, इफ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%। यदि मार्जिन 40% का हुआ तो क्या हुआ? देन कमर्शियल बैंक आर अलाउड टू गिव लोन ओनली अप टू 60%। केवल 60% ही दे पाएगा। यानी वही है कि 100 रुपए पे केवल 60 रुपए देगा। 100 रुपए की आपने सिक्योरिटी रखी और 60 रुपए दिया, क्योंकि मार्जिन हमारा 40% हो गया। क्लियर? एंड इंक्रीज इन मार्जिन, यदि मार्जिन इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी, बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई भी हमारी कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन, अ फॉल इन मार्जिन, मार्जिन फॉल हो जाता है, एनकरेज द पीपल टू बोरो द मोर, ज्यादा उधार लेने के लिए एनकरेज करता है। आरबीआई में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम कमोडिटी। ठीक है? आरबीआई क्या करता है? प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन कर देता है, किस पे? डिफरेंट टाइप के बोरोवर्स पर। यानी डिपेंड करता है ना कि वो कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो कम ज्यादा कर लेता है। नेक्स्ट, मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ अ बैंक गिव अ लोन इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब एक सवाल आता है कि मार्जिन जो बैंक देता है, जितनी सिक्योरिटी होती है इसके इक्वल क्यों नहीं देता है? यानी 100 रुपए हमने यदि वैल्यू रखी है, यानी सिक्योरिटी रखी है, तो 100 रुपए क्यों नहीं देता है? सपोज गोल्ड है, गोल्ड आज 50,000 है सपोज, ठीक है, क्या पता कल ये कम हो जाए, 45,000 हो जाए, तो इस पे तो बैंक को लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी जो बैंक होता है, फुल वैल्यू पर जितनी सिक्योरिटी होती है उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर कभी भी लोन नहीं देता है। मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ द, इसलिए मार्जिन रखना बहुत जरूरी है, यानी उससे कम पैसा देना जरूरी है। इज नेसेसरी बिकॉज इफ द बैंक गिव ए लोन इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बराबर यदि वो क्या करता है, सिक्योरिटी के बराबर पैसा दे देता है, मार्जिन रखता ही नहीं है उसमें, देन द बैंक विल सफर अ लॉस इन केस ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यदि सिक्योरिटी के प्राइस डाउन हो जाते हैं तो बैंक को लोन उठाना पड़ेगा, यदि वो मार्जिन नहीं रखता है। Clear? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Happy learning.